तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, या हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ओके, लास्ट टाइम हमने समझने की कोशिश किया था कि कैसे अगर कोई सिचुएशन हमको दिया हुआ है तो उसको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो मैंने ये भी बताया था कि इन इक्वेशंस का सोल्यूशन थ्योरेटिकली कैसे किया जा सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस करके कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक क्वेश्चन पकड़ते हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोलता है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है। ओके, वो डिसाइड करता है कि उसको 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदनी हैं। ओके, और ये इसके लिए वो 3900 रुपीज़ पे करता है। ओके, फिर उसके बाद सेम कोच जो है वो एक बैट और 3 बॉल्स ख़रीदता है और उसके लिए 1300 रुपये पे किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो सिचुएशन दिखाया गया है, इस सिचुएशन को पहले अलजेब्रिकली कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद इसको हमें ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली मीन्स हमको इसको ग्राफ पे दर्शाना है। अलजेब्रिकली मीन्स बेसिकली कि हमको इसका इक्वेशन बना करके देना है। ओके, सो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके दो चीज़ें हैं जो वेरिएबल हैं। एक तो आपका बैट है, दूसरा आपका बॉल है। तो मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ 1 बैट, एक बैट का प्राइस जो है वो मेरा x है। ओके, और प्राइस ऑफ 1 बॉल जो है वो मेरा y है। ओके, अब ये मेरा सिचुएशन 1 थी, ये मेरा सिचुएशन 2 है। ओके, तो अगर मैं सिचुएशन 1 पकड़ता हूँ, सिचुएशन 1 में बोला गया है बेसिकली कि हम लोगों ने 3 बैट ख़रीदे हैं और 6 बॉल ख़रीदे हैं। अब सिंपल सी बात है, एक बैट का प्राइस मेरा x है, वैसे मैं 3 बैट ख़रीदता हूँ तो मेरा प्राइस जो आएगा वो 3x हो जाएगा। ओके, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक बैट का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, तो 3 बैट का प्राइस 300 रुपये हो जाएगा। सिंपली 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर एक बैट का प्राइस x रुपये है और वैसे 3 बैट ख़रीद रहे हैं तो प्राइस जो है वो 3x हो जाएगा। सेम केस अप्लाई करते हैं बॉल्स के साथ। एक बॉल का प्राइस है y, तो हमारा 6 बॉल्स का प्राइस जो है वो हो जाएगा 6y। अगर एक बॉल मेरी 10 रुपये की है तो 6 बॉल मेरी 60 रुपये की हो जाएगी। 60 कैसे आया? 6 × 10। सो अगर y प्राइस है तो 6 बॉल्स के लिए 6y हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल प्राइस जो है वो मेरा 3900 हो जाता है। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अगर सेम चीज़ मैं सिचुएशन 2 में अप्लाई कर दूं, सिचुएशन 2 में एक बैट का प्राइस मांगा है। एक बैट का प्राइस जो है वो मेरा x है और 3 बॉल का प्राइस बोला गया है। एक बॉल का प्राइस मेरा y था, तो 3 बॉल का प्राइस जो है वो मेरा 3y हो जाएगा। और इन दोनों का टोटल जो है वो पे किया गया है 1300 रुपये। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। होपफुली इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि कैसे मैंने
जो प्रॉब्लम दी हुई थी उसको मैंने इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है तो उसको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आता है कि इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो अगर मैं इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ पहले, इक्वेशन 1 मेरा बोलता है 3x + 6y इज़ 3900। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि टेबल बना लेंगे। x y, पहले केस में हम अपनी तरफ से x को 0 मानेंगे और x को 0 मान करके इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही मैं x का वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू में x की जगह मैंने 0 डाल दिया है और प्लस 6y, y का वैल्यू मुझे नहीं पता है, इक्वल्स टू 3900। अब 3 इंटू 0 इज़ बेसिकली 0, सो ये यहाँ पे x वाला पार्ट ख़त्म हो गया, सिंपली बचा 6y इज़ इक्वल टू 3900। सो y विल बी 3900 डिवाइडेड विद 6। सो y का वैल्यू आएगा 650। ओके, सो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू निकलता है 650। ओके, नेक्स्ट केस लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, हम y को 0 मानते हैं। ओके, y को 0 मान करके वापस से जो इक्वेशन था उसके अंदर डाल देते हैं। सो जैसे ही हम y को 0 मान करके इक्वेशन में डालेंगे, सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x + 6 इंटू में y की जगह 0 इज़ इक्वल टू 3900। ओके, नाउ 0 इंटू 6 इज़ 0, सो ये पार्ट ख़त्म हो गया, इक्वेशन बच गई 3x इज़ इक्वल टू 3900। सो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 3900 डिवाइडेड विद 3, यानी कि 1300। ओके, सो जब मैंने y को 0 लिया तो मेरा x जो है वो 1300 निकलता है। y को 0 लिया, x का वैल्यू 1300 निकलता है। ठीक है, अब चाहें तो इसको अलग से ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या चाहें तो पहले सिचुएशन 2 के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद एक साथ दोनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सो इक्वेशन 2 जो है वो मेरा है x + 3y इज़ 1300। इक्वेशन 2 जो है दिस इज़ माई x + 3y इज़ 1300। ओके, अभी इसके अंदर भी सेम चीज़ करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं। x y, पहला केस पकड़ते हैं, x को 0 मानते हैं। x को जैसे ही 0 मानेंगे और इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, सो 0 + 3y इज़ 1300। x वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अभी 3y इज़ 1300, सो y इज़ 1300 by 3। okay, so this is basically 433.3। सो जब मैंने x को 0 रखा, y आया 433.3। ओके, अब दूसरा केस पकड़ते हैं जब हम y को 0 रखते हैं। y को 0 रख करके वापस इस इक्वेशन में डालते हैं। सो x + 3 इंटू 0 इज़ 1300। सो यहाँ से y वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, x का वैल्यू बच जाएगा आपका 1300। सो जब मेरा y 0 था तो x मेरा 1300 निकलता है। ओके, सो हम लोगों ने अभी दोनों टेबल्स बना ली हैं। अब हमको इन दोनों टेबल्स को सिर्फ ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। ओके, ग्राफ आप कैसा भी रख सकते हैं। ओके, यूनिट आप कितना भी बड़े से बड़ा, कितना भी छोटे से छोटा रख सकते हैं। लेट्स से मैंने एक ग्राफ पेपर लिया। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि राइट की तरफ x जो है वो पॉजिटिव होता है और ऊपर की तरफ y जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर x राइट की तरफ पॉजिटिव है तो x लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। y अगर ऊपर पॉजिटिव है
तो y नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब स्केल आप जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं। जो एक बड़ा वाला यूनिट हुआ करता था ग्राफ पेपर का, जिसके बीच में 10 छोटे छोटे यूनिट होते हैं, आप उस एक यूनिट को कितना भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 500 जा रहा है और यहाँ पर 650 जा रहा है, तो बेसिकली 700 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने ग्राफ छोटा बनाया हुआ है, सो मैं y का एक एक वैल्यू 200 पे पकड़ लेता हूँ। तो ये 200 हो गया, नेक्स्ट 400 हो गया, उसके नेक्स्ट 600 हो गया, उसके नेक्स्ट 800 हो गया। ऐसे ही जब मैं x एक्सिस पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेरा 1300 है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी 1300 है। ओके, सो अगर मैं 200 पकड़ना स्टार्ट कर दूँ, 400, 600, 800, 1000, 1200, लास्ट पॉइंट आएगा 1400। ओके, सो अगर मैं मान लो इक्वेशन नंबर 1 पकड़ता हूँ तो इसका पहला पॉइंट है 0, 650। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 650। सो x का वैल्यू 0 यहाँ पर होता है। ओके, और y का वैल्यू 650 के लिए 200, 400, 600, 600 से यहाँ पर 600 और 800 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं और जो गैप है 10 डिवीज़न को कवर करने के लिए वो 200 यूनिट है, बेसिकली 800 माइनस 600। सो एक डिवीज़न जो होगा मेरा छोटा वाला वो बेसिकली 200 बाई 10 यानी कि 20 को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली एक छोटा वाला जो डिवीज़न होगा वो मेरा 20 को रिप्रेजेंट करेगा और मुझे जाना जो है वो बेसिकली 650 तक जाना है। मतलब 600 तो आ ही गया था, 50 और जाना है। सो 20 के हिसाब से जाएंगे तो 2 या 3 के बीच में आएगा, तो आइदर सेकंड या थर्ड, जो भी आप पकड़ना चाहें वो आप पकड़ सकते हैं। सो दिस पॉइंट विल बी माय रिक्वायर्ड पॉइंट। सो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये मेरा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 650 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जिसने बोला x मेरा 1300 होगा, y मेरा 0 होगा। सो y जो 0 है वो यहाँ पर होता है, इस लाइन के अलोंग होता है। ओके, और हमें x 1300 पढ़ना है तो x पढ़ते जाएं, यहाँ 200, यहाँ 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। सो 1200 और 1400 के बीच में टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 200 यूनिट का हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 बड़े लाइंस के बीच में 10 छोटे डिवीज़न्स होते हैं। सो 10 डिवीज़न 200 हैं, तो एक डिवीज़न जो है उसमें से मेरा 20 यूनिट को रिप्रेजेंट करता होगा। अब मुझे 1200 तक तो आ गया था, 1300 तक जाना है, मींस मेरे को 100 डिवीज़न और कवर करने हैं। 1200 तो यहाँ कवर हो चुके हैं, उसके आगे 100 और करने हैं। तो 100 का मतलब 20 जो है वो एक डिवीज़न था, तो इफ़ेक्टिवली मुझे 5 डिवीज़न कवर करने हैं, तो जा कर के मेरा 100 यूनिट तक पहुँचेगा। ओके, सो 1200 वाले पॉइंट के बाद 1 छोटा, 2 छोटा, 3 छोटा, 4 छोटा, 5 छोटा। सो ये मेरा 5 छोटे पॉइंट पकड़ने पर जो पॉइंट आता है, दिस इज़ माई रिप्रेजेंटिंग माई x इज इक्वल टू 1300 एंड y इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस लाइन को मिलाते हुए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो रफली ऐसे करके मेरी ये लाइन बनेगी। ओके, आपको ये सब फ्री हैंड नहीं करना चाहिए, आपको बेसिकली ये एक रूल मतलब स्केल लेकर के ही इसको ड्रॉ करना चाहिए। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी ग्राफ ड्रॉ किया कीजिए उस लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन ज़रूर लिख दीजिए। तो इसका इक्वेशन जो है वो 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 है। तो यहाँ किनारे की तरफ इसका इक्वेशन ज़रूर से लिखिए ताकि देखने वाले को समझ में आए कि ये किस लाइन का इक्वेशन है। इसी तरीके से हम दूसरी टेबल पर आते हैं। दूसरी टेबल में पहला पॉइंट है 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 433। सो x का वैल्यू 0 जो है वो इस लाइन के अलोंग होता है। ओके, y का वैल्यू इसने बोला 433। सो 200, 400, 400 के ऊपर हमें 33 यूनिट जाना है।
जैसा कि पीछे देख रहे थे हम लोग कि y का एक डिवीज़न जो है वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। सो 33 के लिए इफ़ेक्टिवली मेरे को 2 डिवीज़न लेने पड़ेंगे। 2 डिवीज़न पे आपका 40 को कवर कर लेगा। सो इसके ऊपर एक छोटा वाला डिवीज़न और एक और छोटा वाला डिवीज़न। सो मेरा ये पॉइंट आएगा बेसिकली, जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा y का वैल्यू 433.3। ओके, इसी तरीके से जो मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ x 1300 y 0 को रिप्रेजेंट करता है। सो ये वाला पॉइंट मेरा ये सेम पॉइंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1300 0 जो है वो कंसिडर कर लिया था लास्ट टाइम में। सो बेसिकली ये जो मेरा अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन मेरा ऐसे जाएगा। ओके, सो जैसा पिछली इक्वेशन के साथ किए थे, इसका भी इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। x + 3y = 1300। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्राफ पे स्केल कैसे लेना है और स्केल के हिसाब से हमको ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं। ओके, एक आध और एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कैसे ये चीज़ किया जा सकता है। अभी क्योंकि ये ग्राफ बना दिए हैं तो इस ग्राफ के अंदर ही एक चीज़ हम लोगों को बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जो मेरा फर्स्ट वाला लाइन था और जो मेरा सेकंड वाला लाइन था, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट ऐसा आता है इन दोनों लाइंस के ऊपर जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं या काटती हैं। ओके, सो जो कभी भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ जो कि दोनों ही लाइंस के ऊपर पड़ रहा हो तो वो आपका कॉमन सोल्यूशन हो जाता है। ओके, मतलब एक सोल्यूशन, एक हल निकल जाता है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। सो मेरा x = 1300 और y = 0 ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि मेरा इस पहली इक्वेशन को भी सॉल्व कर देगा और दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर देगा। सो अगर मैं आइसोलेशन में बात करूं तो पहली इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं ये सब पहली इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए भी बात करें तो ये जितने इन्फिनाइट पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर पड़ रहे हैं ये सारे के सारे सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ओके, बट एक पॉइंट ये वाला जो है हमारा, ये वाला पॉइंट इकलौता पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों लाइन पे एक साथ आता है। ओके, सो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन निकल जाएगा दोनों इक्वेशंस का। ओके, तो इसका जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपके पास जब भी दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ रही होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके, या दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही होंगी तो आपके पास एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, सो ये जो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया ये बेसिकली हमारा थर्ड केस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक सॉल्यूशन निकल रहा है। वो सॉल्यूशन हमारा है x = 1300 y = 0। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे किसी प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली कन्वर्ट करना है। अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर कैसे इन्हीं इक्वेशंस को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पे जब आ जाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो भी मैंने आपको इसी क्वेश्चन के अंदर सिखा दिया है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत किसी एक दिन पर 160 रुपये था। 2 kg एप्पल और साथ में 1 kg ग्रेप्स इसका टोटल कीमत जो था वो 160 किसी दिन पाया गया। ओके, एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स
इसका टोटल कीमत जो था वो 300 रुपये पाया गया। ओके, अब हमको इसी चीज़ को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिकली दिखाना है, और फिर इसको हमको ज्योमेट्रिकली दिखाना है, मतलब हमको इसको ग्राफ पे दिखाना है। ओके, सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एप्पल है, एक ग्रेप्स है। ओके, सो हम जैसे पिछली बार किए थे, मान लेते हैं कि 1 किलो एप्पल का प्राइस जो है वो मेरा x है, और 1 किलो ग्रेप्स का जो प्राइस है वो मेरा y है। 1 किलो अंगूर का प्राइस जो है वो मेरा y है। सो अगर मैं सिचुएशन इसको मान लेता हूँ, ये मेरा सिचुएशन 1 है और ये मेरा सिचुएशन 2 है। ओके, सो अगर मैं सिचुएशन 1 की बात करूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि 2 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल का प्राइस x था, सो 2 किलो एप्पल का प्राइस 2x हो जाएगा। अगर 1 किलो एप्पल 60 रुपये के हैं तो 2 किलो एप्पल जो होंगे वो 120 होंगे। कैसे आया? 1 किलो एप्पल के प्राइस को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी सेम फंडा लगा रहे हैं, 1 किलो एप्पल का प्राइस x रुपये था, तो हमें 2 किलो एप्पल का प्राइस चाहिए, तो वो हमारा 2x हो जाता है। ओके, और साथ में 1 किलो ग्रेप्स का प्राइस, 1 किलो ग्रेप्स का प्राइस मेरा y है। तो इन दोनों का टोटल प्राइस जो था वो मुझे इसने 160 रुपीज़ दिया है सिचुएशन 1 के अंदर। ओके, इसी तरीके से सिचुएशन 2 की अगर मैं बात करूं, सिचुएशन 2 में उसने बोला 4 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल का प्राइस है x रुपया, तो 4 किलो एप्पल का प्राइस हो जाएगा 4x रुपया। ओके, साथ में मेरा 2 किलो ग्रेप्स है, 1 किलो ग्रेप्स का प्राइस है y, सो 2 किलो ग्रेप्स का प्राइस हो जाएगा 2y, और ये सब मिला करके मेरा होता है 300 रुपया। ओके, ये मेरा इक्वेशन 1 बन गई, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो जो हमको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया था वो हमने अभी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रिकली हमने इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके, समीकरण के अंदर कन्वर्ट करके बता दिया। ठीक है, अभी इसने सेकंड पार्ट में बोला था कि इसको हमको ज्योमेट्रिकली दिखाना है। ज्योमेट्रिकली दिखाना है मतलब इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है। तो एक एक करके दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। ओके, इक्वेशन 1 हमें इसने बोला है 2x + y इज़ 160। सो एक टेबल बनाते हैं, x y। पहला केस पकड़ते हैं जब x को मैं 0 मान लेता हूँ और ये चीज़ इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं। सो 2 × में x का वैल्यू 0 रखते हैं, प्लस y इज़ इक्वल टू 160 आता है। जैसे ही 0 डालते हैं x को, ये पार्ट ख़त्म हो जाता है, y का वैल्यू सिंपली 160 बच जाता है। सो जब मैंने x को 0 रखा, y मेरा 160 आया, x 0 y 160। नेक्स्ट केस में मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 है। जैसे ही y का वैल्यू 0 रखते हैं, वो इस इक्वेशन में डालते हैं। सो मेरा समीकरण बन जाता है 2x + y की जगह पे 0 इज़ 160। y 0 पुट करते ही ये पार्ट ख़त्म हो गया, 2x इज़ इक्वल टू 160 बच जाएगा, और x का वैल्यू इज़ 160/2 यानी कि 80। सो जब मैंने y को 0 रखा, x का वैल्यू मेरा 80 आया। सो होपफुली ये क्लियर है कि मैंने कैसे ये पॉइंट्स निकाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब बात कर लेते हैं साथ साथ इक्वेशन 2 की भी। ओके, इक्वेशन नंबर 2 मेरा बोलता है 4x + 2y इज़ इक्वल टू 300। इसका भी एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। x y केस वही पकड़ते हैं, पहले x को 0 मान लेते हैं और ये इस इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर डाल देते हैं। सो 4 × में x की जगह पर मैंने 0 डाल दिया, प्लस 2 × में y इज़ इक्वल टू 300। जैसे ही 0 डालते हैं x वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, 2y = 300। सो y = 2 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो 2 जो है डिवाइड में होकर के आंसर दे देगा 150। सो जब मैंने x को 0 माना तो y मेरा 150 निकलता है।
अभी दूसरा केस पकड़ते हैं, मानते हैं y जो है वो मेरा 0 है और ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर डालता हूँ। सो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 2 इंटू में y की जगह 0 इज इक्वल टू 300। ओके, सो जैसे ही y को 0 किया ये पार्ट ख़त्म हो गया, 4x जो है वो मेरा 300 बन जाएगा और यहाँ से अगर मैं 4 को दूसरी तरफ लाता हूँ सो x का वैल्यू 300/4 हो जाता है। इसको सॉल्व आउट करेंगे, आंसर 75 आ जाएगा। सो जब मैंने y को 0 लिया तो x मेरा 75 आ गया। अभी मेरे पास दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। अब सिंपली मुझे ग्राफ लेना है। ग्राफ का स्केल कैसे लेना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू इधर 150 है, इधर 160 है, ओके, और x का मैक्सिमम वैल्यू इधर 75 है, इधर 80 है। सो x जो है मैक्सिमम 80 तक जा रहा है, y जो है मेरा मैक्सिमम 160 तक जा रहा है, ओके। सो अगर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ग्राफ आप जरूरी नहीं है कि आपको सेंटर से लेना है, आप चाहें तो थोड़ा नीचे से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं या सेंटर से भी ले सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके। एक्स आपका राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, वाई आपका राइट की तरफ टॉप की तरफ पॉजिटिव होता है, एक्स जो है लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव होगा और वाई जो है आपका नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ओके। अगर मैं x की बात करूं तो x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरा 80 तक जा रहा है। सो एक काम करते हैं, एक एक जो बड़ा वाला यूनिट है उसको 10 से बढ़ाते चलते हैं, ओके। सो ये मेरा 10 हो जाएगा, मान लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। एक हमेशा स्टेप आगे तक जाना चाहिए। जैसे हमारा मैक्सिमम वैल्यू 80 था तो मैंने 80 की बजाय 90 तक अपना ग्राफ को खींच दिया। वैसे ही अगर y की बात करते हैं तो y मेरा 160 पे जा रहा है। इधर मैं 10-10 का 16 लाइन ले लूँ या 20-20 के भी 8 लाइन कर सकता हूँ। तो लेटेस्ट से 20-20 की लाइन स्टार्ट करते हैं। सो एक जो बड़ा लाइन है वो 20 को रिप्रेजेंट करता है, देन 20, 40, देन 60, देन 80, देन 100, देन 120, देन 140, देन 160 और एक स्टेप थोड़ा सा हमेशा आगे जाना चाहिए, 180 तक मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ ये दोनों पॉइंट आके मिलते हैं वो मेरा 0 है, चाहे मैं x पे काउंट करूँ चाहे y पे काउंट करूँ। नेगेटिव वैल्यू मेरे को लिखने का ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव में कुछ आ नहीं रहा है, ओके। सो बात करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन की, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0, 160, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 160। सो x का वैल्यू 0 यहाँ पर होता है, y का वैल्यू इसके साथ में 160 जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, ओके। सो यहाँ से 160 आप देखें तो मेरा ये पॉइंट आता है। बेसिकली ये पॉइंट मेरा आपको दिखाएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 160, ओके। ये पॉइंट बहुत आसान था ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना। नेक्स्ट अगर पकड़ते हैं तो 80, 0, x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 इस लाइन के अलॉन्ग होता है और इस लाइन के अलॉन्ग मेरा 80 x का वैल्यू देखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा x का वैल्यू 80 आता है। सो ये जो पॉइंट है ये मेरा 80, 0 को रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 0। सो अभी इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाते हुए एक लाइन खींच दूँ, तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश किया है, प्लीज़ आप लोग ऐसा ट्राई नहीं करेंगे तो स्केल से ही ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस हैं और आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर के अंदर, ओके। सो जैसा कि हर बार करते आ रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन जो है इसके साथ ज़रूर लिखेंगे। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सो इस तरीके से हमने पहले सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो अभी हम दूसरे इक्वेशन को पकड़ते हैं, सेकंड इक्वेशन जो हमारी ये वाली है। इसका पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 150। x इज इक्वल टू 0 इस लाइन के अलॉन्ग होता है, ओके। सो इस लाइन के अलॉन्ग 150 हमको देखना है, 150 कहाँ आ रहा है। सो 140 यहाँ पर है, 150 यहाँ थोड़ा सा नीचे आएगा, 160 से जो हमारा पुराना पॉइंट था उससे हल्का सा नीचे आएगा। सो ये जो पॉइंट है ये हमारा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 150 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट जो है
इसने हमको बोला x इज इक्वल टू 75, y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 इस लाइन के अलॉन्ग आता है और x 75 इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर आएगा लगभग। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये मेरा x 75 y 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, ग्रीन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो लाइन मेरी थोड़ी थोड़ी ऐसे जाएगी। ओके, सो ऐसा ही जैसा पीछे किए थे इस लाइन के अंदर भी इसका इक्वेशन लिखेंगे 4x + 2y इज़ 300। सो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किसी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हाँ, आगे बढ़ते हुए अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है। इसने बोला कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज है वो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज जो भी उसकी बेटी का एज था उसका 7 टाइम्स था। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देता है कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब का जो एज होगा वो उस समय जो उसकी डॉटर की एज होगी वो उसका आफ्ताब की जो एज होगी वो उस समय उसकी डॉटर की एज का 3 गुना होगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उससे पहले इसका इक्वेशन बनाना है। ओके, अभी जो कन्वेंशनल विजडम बोलती है बेसिकली वो बोलती है कि हम पहले सिचुएशन में 7 साल पुराना वाला एज जो है उसको x ले लें, बट वहाँ से फिर इधर तक आना इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम। सो कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको हमेशा प्रेजेंट में पहले बात स्टार्ट करनी है। ओके, सो हम भी यही करते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक आफ्ताब है, एक उसकी डॉटर है, तो हम दोनों को प्रेजेंट में मानते हैं। लेट आफ्ताब की प्रेजेंट एज, ठीक है, आज के टाइम में जो एज है वो x है, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम y मान लेते हैं। ओके, सो अगर मैं ये सिचुएशन 1 है मेरा और ये सिचुएशन नंबर 2 है मेरा, सो अगर सिचुएशन 1 की बात करूं तो बोलता है 7 साल पहले का। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? 7 years अगो आफ्ताब की जो एज होगी, आज अगर मान लो आफ्ताब की एज 40 साल है तो 7 साल पहले उसकी एज 33 years रही होगी। वो कैसे आया? जो भी आज की एज थी उसमें से 7 जो है हमने माइनस किया। आज की डेट में आफ्ताब की एज x है, तो 7 साल पहले x - 7 रह जाएगी। ओके, होपफुली यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं है। सिमिलरली अगर 7 साल पहले डॉटर की एज पूछते हैं, सो अगर मैं आज की डेट में मान लेता हूँ कि डॉटर की एज 15 साल है, तो 7 साल पहले उसकी एज 8 साल रही होगी। कैसे मैंने निकाला? 15 में से 7 माइनस किया। अगर आज उसकी एज y है तो 7 साल पहले y में से 7 घट जाएगा। ओके, अब उसने रिलेशन क्या दिया? रिलेशन फर्स्ट सिचुएशन में दिया कि आफ्ताब का जो एज था 7 साल पहले, यानी कि ये वाला एज x - 7, वो डॉटर की उस टाइम की एज का 7 टाइम्स था। डॉटर की उस टाइम एज थी y - 7, सो इस एज का 7 टाइम्स रहा होगा। सो आफ्ताब की एज 7 साल पहले वाली वॉज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज। डॉटर का एज जो था वो y - 7 था उस टाइम। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले y को, 7y हो जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, 49 हो जाएगा।
अभी क्या है, जो चीज़ हमें नहीं पता है उनको एक तरफ ले चलते हैं और जो चीज़ कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले चलते हैं। सो 7y दूसरी तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा, -7y इज़ इक्वल टू -49 और ये -7 दूसरी तरफ आके प्लस का 7 हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस का माइनस का 42। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, सो मैंने सिचुएशन 1 को अलजेब्रिकली कन्वर्ट कर लिया। ओके, अभी अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करता हूँ जो कि आज से 3 साल बाद की बात करती है। आज मेरे पास आफ्ताब का एज x है, आफ्ताब की डॉटर का एज y है। सो अगर मैं सिचुएशन 2 में 3 इयर्स लेटर अगर मैं आफ्ताब की एज लिखता हूँ 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद की, आज उसकी एज मान लेते हैं अगर 40 साल थी तो 3 साल बाद 43 हो जाएगी। सिंपली मैंने आज की एज में 3 ऐड कर दिया, तो आज की एज जो आफ्ताब की है वो मेरा x है। सो आज से 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3। सिमिलरली 3 साल बाद डॉटर का जो एज है वो आज मेरा y है। सो 3 साल बाद मेरा y + 3 हो जाएगा। ओके, अब इसने रिलेशनशिप क्या दिया है? इसने रिलेशनशिप दिया है कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 गुना रह जाती है। ओके, सो आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 गुना रह जाती है। आफ्ताब की एज है x + 3, ये 3 गुना रह जाती है y + 3 का। ओके, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा। अब जिनकी वैल्यूज़ नहीं पता है उनको एक तरफ निकाल लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रख लेते हैं। +3y इधर आकर y हो जाएगा और प्लस का 3 दूसरी तरफ जा कर के -3 हो जाएगा। सो x - 3y = 6 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कैसे इस सवाल को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब इसके आगे आपको इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। होपफुली ग्राफ में कन्वर्ट करना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 बोलता है x - 7y इज़ -42। सो टेबल बना लेते हैं। x y पहला केस पकड़ते हैं, x = 0। सो अगर x = 0 होता है इसमें डालते हैं, सो 0 - 7y = -42। सो ये कट गया, x वाला पार्ट ख़त्म हो गया। नाउ इस -7 को दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई में है इधर, दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। y विल बी -42 / -7। सो जब मैंने x को 0 रखा y के, दूसरा केस पकड़ते हैं जब मैं y को 0 कर देता हूँ। y को 0 करके इस वाली इक्वेशन में डालते हैं। सो x - 7 × 0 = -42। ओके, सो ये पार्ट ख़त्म हो गया। सिंपली x का वैल्यू आ गया -42। सो जब मैंने y को 0 रखा, x मेरा -42 आ जाता है। सो इस तरीके से मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, यानी इस वाली इक्वेशन की। x - 3y = 6। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, x y, और पहला केस पकड़ते हैं x = 0। जैसे यहाँ डालेंगे 0 - 3y = 6। सो -3y, x ख़त्म हो गया यहाँ पर, -3y is 6
-3 को इधर लाएंगे, ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ आते ही ये -3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 से काटा ये 2 आ जाएगा, माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, बेसिकली आंसर आएगा -2। सो जो मैंने x को 0 लिया, आंसर आया -2। दूसरा केस पकड़ते हैं, y को 0 पकड़ते हैं और ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं। सो x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से y मेरा ख़त्म हो गया, सो x का वैल्यू बेसिकली 6 बच गया। सो जब मैंने y को 0 लिया तो x मेरा 6 आ गया। सो अभी मेरे पास सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट आ गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो मुझे दिखता है कि x का वैल्यू +6 से 42 तक जा रहा है और y का वैल्यू मेरा +6 से -2 तक जा रहा है। ओके, सो इधर x होता है, इधर -x होता है। लेट से x वाला जो एक यूनिट है उसको 6 का ले लेते हैं। सो 6, 12, 18 सो ऑन आगे बढ़ते चला जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो x का वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा गया है, -42 तक, तो इसको नेगेटिव में लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x 0 होता है, इसके बाद एक यूनिट मेरा -6 को रिप्रेजेंट करेगा, -12, देन 18 माइनस का, देन -24, -30, देन -36, देन -42, -48, इस तरीके में। ओके, ऐसे ही y के केस में अगर बात करें तो y जो है मेरा -2 से लेके +6 तक जा रहा है। सो आपका एक यूनिट को एक ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, y की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5। दिस इज़ y, दिस इज़ -y, दिस इज़ x, दिस इज़ -x। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा इस लाइन पर होता है और y इज इक्वल टू 6 अगर आप देखें तो वो यहाँ पर आ रहा है। सो दिस पॉइंट माई रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी का सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं तो वो ये है, x मेरा -42 है, y मेरा 0 है। सो y जो है वो 0 मेरा इस लाइन के लॉन्ग होता है। इस लाइन के लॉन्ग अगर मैं x को -42 देखना चाहूँ तो मेरा x -42 यहाँ पर आता है। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू -42, y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलते हुए एक लाइन खींचते हैं। ओके, मैंने इसको फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश किया है, आप लोग ऐसा ट्राई नहीं करेंगे प्लीज़। इसको हमेशा स्केल से ड्रॉ कीजिए और जब ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद इसका इक्वेशन ज़रूर इस पर एक तरफ कहीं पे भी लिख दीजिएगा। दिस इज़ x - 7y इक्वल्स टू -42। ओके, ये मेरा फर्स्ट वाला लाइन का इक्वेशन प्लॉट हो गया। अब क्वेश्चन मेरा ये है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू 0 जैसे कि मैंने बताया इस लाइन के अलॉन्ग होता है। इस लाइन के अलॉन्ग मेरे को y का वैल्यू -2 देखना है। सो मैं नीचे आता हूँ, ये मेरा -1 है, यहाँ आता हूँ, ये मेरा -2 है। सो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 को। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 मेरा इस लाइन के अलॉन्ग है, और इसमें x का वैल्यू 6 जो है वो मेरा यहाँ पर आता है। सो मेरा ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से। ओके, ये कहीं दूर आगे जा कर के इससे टकराएगी, किस वैल्यू पे टकराएगी वो एक अलग मैटर है, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, x - 3y इक्वल्स टू 6। सो बेसिकली ये हम लोगों ने
दोनों सिचुएशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। उसने हमसे अभी ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगा नहीं है, अदरवाइज़ अगर वो ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगता तो हमको ये दोनों लाइंस तब तक आगे बढ़ानी पड़ती जब तक कि ये एक दूसरे को काट ना देती, और फिर हमको वैल्यू को पढ़ना पड़ता।